नमस्कार। अक्सर जब हम यूपीएससी या किसी भी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमारे सामने कई नाम आते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, मानवाधिकार आयोग। जी, बहुत सारे। और हम उन्हें एक ही नज़र से देखने की गलती कर बैठते हैं। हाँ, ये होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेश है। क्या ये बात पता है कि इनमें से कुछ निकायों को सीधे हमारा संविधान शक्ति देता है, जबकि कुछ को संसद बस एक साधारण कानून बनाकर बनाती है। बिल्कुल, और ये अंतर बहुत बड़ा है। ये अंतर सिर्फ अकादमिक नहीं है, ये इन निकायों की शक्ति, उनकी स्वायत्ता और उनके अस्तित्व की गारंटी तय करता है। तो आज हम इसी अंतर को समझने के लिए एक केस स्टडी करेंगे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की। हम इसकी जड़ों तक जाएंगे, समझेंगे कि ये कैसे बना, इसकी शक्तियां क्या हैं और ये कैसे काम करता है। मकसद रटना नहीं है, बल्कि इसे हमेशा के लिए समझ लेना है। सही बात है। तो चलिए सबसे पहले उस बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं जिसने मुझे हमेशा परेशान किया है। जब हम कहते हैं कि कोई निकाय संवैधानिक है और कोई सांविधिक, तो इसका जमीनी मतलब क्या है? दोनों में ताकत का कितना फर्क आ जाता है? ये एक बेहतरीन सवाल है और यहीं से पूरी बात की नींव रखी जाती है। देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसका मतलब है कि इसका जिक्र, इसकी स्थापना सीधे संविधान के अनुच्छेद 338 में की गई है। ये हमारे देश के डीएनए का हिस्सा है। अच्छा। इसे बनाने या हटाने के लिए सरकार को संसद में सिर्फ एक साधारण बहुमत से कानून पास करने की जरूरत नहीं है, बल्कि संविधान में संशोधन करना होगा। हाँ, संविधान में संशोधन करना होगा, जो एक बहुत जटिल और मुश्किल प्रक्रिया है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि यह सरकार के बदलने या किसी राजनीतिक इच्छा पर निर्भर नहीं है। इसका अस्तित्व तो संविधान ने ही सुरक्षित कर दिया है। बिल्कुल, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसके विपरीत जब हम राष्ट्रीय महिला आयोग, जो 1992 में बना, या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 का, इनकी बात करते हैं, हाँ, तो वे सांविधिक यानी स्टैट्यूटरी निकाय हैं। उन्हें संसद ने एक अधिनियम या एक्ट पास करके बनाया है। तो संसद चाहे तो उन्हें बदल भी सकती है। संसद चाहे तो उसी तरह एक और कानून बनाकर उन्हें बदल सकती है या खत्म भी कर सकती है। तो आप समझ सकती हैं कि एक संवैधानिक निकाय को ज्यादा मजबूती, ज्यादा स्वायत्ता और ज्यादा स्थायित्व मिलता है। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। अब मुझे समझ आया कि परीक्षा में इस पर इतना जोर क्यों दिया जाता है। लेकिन क्या ये आयोग हमेशा से इतना शक्तिशाली और इसी रूप में मौजूद था, या इसका भी कोई इतिहास रहा है? इसका एक बहुत ही दिलचस्प विकास क्रम रहा है। आज हम जो शक्तिशाली बहुसदस्यीय आयोग देखते हैं, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। अच्छा। मूल संविधान में अनुच्छेद 338 में सिर्फ एक विशेष अधिकारी, मतलब एक स्पेशल ऑफिसर की नियुक्ति का प्रावधान था। सिर्फ एक अधिकारी पूरे देश में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के संरक्षण के लिए? ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी लगती है किसी एक व्यक्ति के लिए। बहुत बड़ी। और यही बात समय के साथ महसूस की गई। उस विशेष अधिकारी का काम था कि वो एससीज और एसटीज के लिए जो भी संवैधानिक सुरक्षा उपाय हैं, उनकी जांच करें और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपे। उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें अनुसूचित जाति और जनजाति आयुक्त कहा जाता था। और ये व्यवस्था लगभग 40 साल तक चली। सोचिए, 2 सबसे वंचित समुदायों की सुरक्षा का जिम्मा एक अकेले अधिकारी पर था। ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। तो फिर बदलाव कब और कैसे शुरू हुआ? पहला बड़ा बदलाव आया सन 1978 में, जब सरकार ने एक प्रस्ताव के जरिए एक बहुसदस्यीय आयोग बनाया। लेकिन ये एक गैर सांविधिक निकाय था। मतलब इसे किसी कानून का सहारा नहीं था, बस एक सरकारी आदेश से बना दिया गया था। अच्छा। और मजे की बात यह है कि विशेष अधिकारी का पद भी तब खत्म नहीं हुआ, वो भी बना रहा। फिर 1987 में इसके कार्यों में कुछ और बदलाव किए गए। तो एक तरफ एक संवैधानिक पद पर बैठा अधिकारी है और दूसरी तरफ एक सरकारी आदेश से बना आयोग। ये तो काफी उलझी हुई स्थिति लगती है। असली मोड़ कब आया? असली और सबसे बड़ा मोड़ आया 1990 में 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के साथ। ये एक ऐतिहासिक कदम था। अच्छा। इस संशोधन ने एक अकेले विशेष अधिकारी की व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर दिया और उसकी जगह एक उच्च स्तरीय बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जातियों और जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया। यानी 1990 में जाकर इसे वो संवैधानिक ताकत मिली जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। ये सिर्फ एक संस्था बनाने के बारे में नहीं था, बल्कि ये मानने के बारे में था कि एक व्यक्ति इस विशाल काम के साथ न्याय नहीं कर सकता। आपने बिल्कुल सही समझा। ये एक संस्थागत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था।
लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अच्छा। एक और महत्वपूर्ण पड़ाव आना बाकी था। 2003 तक ये एक संयुक्त आयोग था जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों दोनों के मामलों को देखता था। हाँ, मैं यही सोच रही थी कि आज तो हम अनुसूचित जनजाति के लिए एक अलग आयोग के बारे में भी पढ़ते हैं। बिल्कुल। ये हुआ 2003 में 89वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए। इस संशोधन ने महसूस किया कि अनुसूचित जनजातियों के मुद्दे, उनकी संस्कृति, उनकी भौगोलिक स्थिति, वो अनुसूचित जातियों से काफी अलग हैं। और उन्हें एक विशेष ध्यान की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए इस संयुक्त आयोग को 2 अलग-अलग संवैधानिक निकायों में विभाजित कर दिया गया। तो ये वो बिंदु है जहां आज की तस्वीर साफ होती है। जी। इस संशोधन के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 के तहत बना रहा और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 338A जोड़ा गया। 338A। हाँ, इस तरह आज हम जिस अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को जानते हैं वो 2004 में पूरी तरह से अस्तित्व में आया। ये पूरी यात्रा तो कमाल की है। एक अकेले अधिकारी से लेकर 2 अलग-अलग शक्तिशाली संवैधानिक आयोगों तक का सफर। तो अब जब ये आयोग बन गया तो इसमें कौन लोग होते हैं, इसकी संरचना कैसी है? इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। यानी कुल मिला के 5 लोग। हाँ, 5 लोग। और इनकी नियुक्ति कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। इनकी नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर लगे अधिपत्र, जिसे वारंट कहते हैं, उसके जरिए करते हैं। अच्छा। यह एक बहुत ही औपचारिक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो दिखाती है कि ये पद कितने ऊंचे दर्जे का है। और इनका कार्यकाल, क्या वे स्थायी होते हैं? नहीं, उनका कार्यकाल और सेवा की शर्तें भी राष्ट्रपति द्वारा ही तय की जाती हैं। नियमों के अनुसार यह कार्यकाल सामान्यतः 3 साल का होता है। ठीक है, तो हमारे पास अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये 5 लोग मिलकर आखिर करते क्या हैं? इनके हाथ में असल में काम क्या है और उससे भी जरूरी शक्तियां क्या हैं? इनके काम को हम कुछ मुख्य बिंदुओं में समझ सकते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम है अनुसूचित जातियों के लिए संविधान और अन्य कानूनों में दिए गए सुरक्षा उपायों, मतलब सेफगार्ड्स, से जुड़े सभी मामलों की जांच और निगरानी करना। और ये देखना कि वे जमीन पर ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। बिल्कुल। निगरानी करना, इसका असल में क्या मतलब है? क्या आयोग खुद से किसी मुद्दे को उठा सकता है या उसे किसी की शिकायत का इंतजार करना पड़ता है? दोनों। ये स्वतः संज्ञान, जिसे सुओ मोटो कहते हैं, वो भी ले सकता है और यही इसे बहुत शक्तिशाली बनाता है। अच्छा। अगर मीडिया में कोई बड़ी खबर आती है या आयोग को किसी और स्रोत से किसी अन्याय का पता चलता है तो वो शिकायत का इंतजार किए बिना जांच शुरू कर सकता है। और यहीं से इसका दूसरा काम जुड़ता है, अनुसूचित जातियों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने से जुड़ी किसी भी विशिष्ट शिकायत की गहराई से जांच करना। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब ये सिर्फ एक रिपोर्ट बनाने वाली संस्था नहीं है, ये एक तरह की जांच एजेंसी भी है। काफी हद तक। इसके अलावा इसका तीसरा काम सलाहकार का है। केंद्र या राज्य सरकारें जब भी अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ी कोई बड़ी योजना बनाती हैं तो उस प्रक्रिया में आयोग भाग लेता है और अपनी सलाह देता है। चौथा काम है इन सभी सुरक्षा उपायों के कामकाज पर राष्ट्रपति को सालाना या जब भी जरूरी समझे एक रिपोर्ट पेश करना और आखिर में इन रिपोर्ट्स में यह सिफारिश करना कि इन सुरक्षा उपायों को और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए केंद्र और राज्यों को क्या कदम उठाने चाहिए। ये काम तो बहुत व्यापक है, लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इनकी शक्तियां, क्योंकि शक्तियों के बिना तो ये सारे काम सिर्फ कागज पर ही रह जाएंगे। आपने कहा कि ये जांच कर सकता है, तो जांच करने की ताकत क्या है? यहाँ इस आयोग का सबसे शक्तिशाली पहलू सामने आता है। जब आयोग किसी मामले की जांच कर रहा हो या किसी शिकायत पर सुनवाई कर रहा हो तो उसे एक सिविल कोर्ट यानी दीवानी न्यायालय की सारी शक्तियां प्राप्त होती हैं। 1 मिनट, एक सिविल कोर्ट की सारी शक्तियां, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब क्या हुआ आम भाषा में? इसका मतलब यह है कि आयोग एक भारत के किसी भी हिस्से से किसी भी व्यक्ति को समन भेज सकता है और उसे पेश होने के लिए मजबूर कर सकता है, चाहे वो कोई आम नागरिक हो या कोई बड़ा सरकारी अधिकारी। किसी को भी? हाँ। 2, वो किसी भी व्यक्ति से शपथ पर बयान ले सकता है। 3, वो किसी भी दस्तावेज को पेश करने की मांग कर सकता है। कोई भी दस्तावेज? कोई भी,
4, वो किसी भी अदालत या सरकारी दफ्तर से कोई भी सार्वजनिक रिकॉर्ड या उसकी कॉपी मांग सकता है। और 5, वो गवाहों की जांच के लिए और दस्तावेजों को मंगाने के लिए समन जारी कर सकता है। तो अगर मान लीजिए किसी दलित छात्र को किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में भेदभाव के कारण एडमिशन नहीं मिलता और वो आयोग में शिकायत करता है, तो आयोग उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को भी समन भेजकर बुला सकता है और उनसे जवाब तलब कर सकता है। बिल्कुल, आयोग उन्हें समन भेज सकता है, उनसे सारे दस्तावेज मांग सकता है और शपथ पर उनका बयान भी दर्ज कर सकता है। यही शक्ति इसे सिर्फ एक सलाहकार संस्था से कहीं ज्यादा एक अर्ध न्यायिक मतलब क्वाजी जुडिशियल संस्था बनाती है। ये तो सच में बहुत बड़ी शक्ति है। इसके अलावा भी कुछ है? हाँ, एक और बहुत बड़ी शक्ति यह है कि केंद्र और राज्य सरकारों के लिए ये अनिवार्य है कि वे अनुसूचित जातियों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करें। अच्छा, ये सुनिश्चित करता है कि नीतियां बनाते समय इन समुदायों के हितों को नजरअंदाज न किया जाए। ठीक है। तो आयोग ने जांच की, अपनी रिपोर्ट तैयार की और राष्ट्रपति को सौंप दी। लेकिन उसके बाद क्या? उस रिपोर्ट का क्या होता है? क्योंकि अक्सर रिपोर्ट सरकारी फाइलों में दबकर रह जाती हैं। यहाँ एक बहुत ही मजबूत जवाबदेही की प्रक्रिया बनाई गई है। जैसा हमने बात की, आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाते हैं। लेकिन सिर्फ रिपोर्ट ही नहीं, उसके साथ एक ज्ञापन, जिसे एक्शन टेकन रिपोर्ट कहते हैं, वो भी रखा जाता है। एक्शन टेकन रिपोर्ट, उसमें क्या होता है? उस ज्ञापन में सरकार को ये बताना होता है कि आयोग ने जो भी सिफारिशें की हैं, उनमें से किन-किन को मान लिया गया है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है। और अगर नहीं माना तो? और ये प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर सरकार ने किसी सिफारिश को नहीं माना है, तो उसे उस ज्ञापन में इसका कारण स्पष्ट रूप से बताना होगा। वाह, मतलब सरकार सिफारिशों को यूं ही नजरअंदाज नहीं कर सकती, उन्हें संसद को जवाब देना होगा कि उन्होंने कोई सिफारिश क्यों नहीं मानी। ये तो पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए एक बहुत मजबूत तंत्र है। बिल्कुल, ये राजनीतिक और सार्वजनिक दबाव बनाता है, और यही सेम प्रक्रिया राज्य स्तर पर भी होती है। अच्छा, अगर रिपोर्ट किसी राज्य सरकार से संबंधित है, तो राष्ट्रपति उसे उस राज्य के राज्यपाल को भेजते हैं और राज्यपाल उसे राज्य विधानमंडल के सामने रखवाते हैं, ठीक उसी तरह के एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ। यह प्रक्रिया सुनने में तो बहुत मजबूत लगती है। अच्छा, एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या इस आयोग की जिम्मेदारियां सिर्फ अनुसूचित जातियों तक ही सीमित है? ये एक और दिलचस्प तथ्य है जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता। आयोग को आंग्ल भारतीय समुदाय मतलब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के संबंध में भी ठीक वही कार्य करने होते हैं जो वो अनुसूचित जातियों के लिए करता है। अच्छा, यानी उनके संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की जांच करना और उनके कामकाज पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट देना। यह तो वाकई एक नई जानकारी है। और मैंने कहीं पढ़ा था कि पहले ये ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले भी देखता था। हाँ, आप सही कह रही हैं। 2018 तक आयोग को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसीज के संबंध में भी इसी तरह के कार्य करने की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 ने इस व्यवस्था को बदल दिया। अच्छा, तो उस संशोधन में क्या हुआ? उस संशोधन में आयोग को ओबीसी से संबंधित जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया और ओबीसीज के हितों की रक्षा के लिए एक अलग संवैधानिक आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। जी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को अनुच्छेद 338B के तहत संवैधानिक दर्जा दे दिया। तो अब ये आयोग विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और, जैसे हमने बात की, आंग्ल भारतीय समुदाय पर ही ध्यान केंद्रित करता है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो जो मुख्य बातें निकल कर आती हैं वे ये हैं कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की शक्ति सीधे संविधान के अनुच्छेद 338 से आती है, जो इसे किसी भी सांविधिक निकाय से कई ज्यादा मजबूत और स्थायी बनाता है। सही है। हमने इसकी पूरी यात्रा देखी कि कैसे ये एक अकेले अधिकारी से शुरू होकर एक शक्तिशाली संवैधानिक आयोग बना, जिसमें 65वें और 89वें संशोधन मील के पत्थर थे। और इसकी सिविल कोड जैसी शक्तियां इसे दांत देती हैं। ये सिर्फ भौंकने वाला नहीं बल्कि काटने वाला प्रहरी भी बन सकता है। और अंत में इसकी रिपोर्टिंग प्रक्रिया सरकार को जवाबदेह बनाती है। आपने बिल्कुल सही सार निकाला है। इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक विचार आ रहा है। एक तरफ आयोग के पास एक जज की तरह अर्ध न्यायिक शक्तियां हैं, जहां वो शिकायतों की जांच करता है। दूसरी तरफ वो सरकार के एक सलाहकार की भूमिका भी निभाता है। ये दोनों भूमिकाएं काफी अलग है। हाँ, एक में टकराव की संभावना है, दूसरी में सहयोग की। ये एक बहुत ही गहरा अवलोकन है
और यहीं से एक सोचने वाला सवाल भी उठता है, ये देखते हुए कि आयोग ये दोहरी भूमिका निभाता है। एक तरफ वो शिकायतों की जांच करने वाला एक प्रहरी, एक वॉचडॉग है, और दूसरी तरफ नीति निर्माण में एक सलाहकार भी। तो इन दोनों भूमिकाओं के बीच का संतुलन उसकी समग्र प्रभावशीलता को कैसे आकार देता है? क्या उसकी सलाहकार की भूमिका उसकी प्रहरी की भूमिका को कभी-कभी नरम कर देती है, या क्या उसकी प्रहरी की भूमिका उसे एक बेहतर और ज्यादा व्यावहारिक सलाहकार बनाती है? ये एक ऐसा बिंदु है जिस पर गहराई से विचार किया जा सकता है।